हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बीरों का कैसा हो बसंत कविता पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई थी। सबसे पहले मैं आपको कविता का शीर्षक समझा देती हूँ। कविता का शीर्षक है बीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर वीर से मतलब बहादुर या वीर सैनिक से है जो युद्ध में लड़ते हैं, और बसंत से मतलब यहाँ पर बसंत ऋतु से है, स्प्रिंग सीजन से है। स्प्रिंग सीजन जिसे ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि उस समय नेचर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं और कोयल बहुत मीठी आवाज़ में गूंजती है। इस तरह से बसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती है। तो इस कविता में बताया है कि एक तरफ तो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए जो वीर योद्धा है, जो वीर सैनिक है, वो थोड़े से दुविधा में है, थोड़े से कंफ्यूज है कि उन्हें बसंत ऋतु कैसे मनानी चाहिए। क्या उन्हें घर पे रह के इसका आनंद लेना चाहिए या उन्हें युद्ध भूमि में जाना चाहिए। तो कवयित्री के अनुसार जो वीर पुरुष है उनका बसंत युद्ध भूमि है, जहाँ पर वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, जहाँ पर वे अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और देश के लिए बलिदान दे देते हैं। ठीक है, अब कविता शुरू कर रही हूँ। देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सबसे पहले मैं आपको कविता की इन पंक्तियों के शब्दार्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। हिमाचल, हिमाचल का मतलब होता है हिमालय पर्वत। उदधी मतलब समुद्र। प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा। अपार का मतलब होता है असीम। और दिग दिगंत का मतलब यहाँ पर है दिशाएं। तो देखो, कवियत्री यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो बसंत, मतलब वीर पुरुषों को बसंत ऋतु कैसे मनानी चाहिए। ठीक है, आ रही हिमाचल से पुकार, इसका मतलब है हिमाचल मतलब हिमालय पर्वत, कि हिमालय पर्वत से भी यही पुकार आ रही है, मतलब हिमालय पर्वत भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि वीरों का बसंत कैसा हो। है उदधी का रास्ता बार बार, उदधी मतलब समुद्र या सागर, कि जो समुद्र है गरजता बार बार मतलब वो भी बार बार गर्जना करके यही प्रश्न पूछ रहा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम पश्चिम दिशा, भू मतलब पृथ्वी या धरती, नभ मतलब आकाश, अपार मतलब जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, असीम। ठीक है, जिसका कोई पार ही नहीं हो। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, धरती, आकाश सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। दिग दिगंत का मतलब है दिशाएं, सारी दिशाएं एक ही प्रश्न पूछ रही है। क्या प्रश्न पूछ रही है? कि वीरों का बसंत कैसा हो, मतलब उन्हें बसंत ऋतु कैसे मनानी चाहिए। क्या उन्हें घर पे रहना चाहिए या फिर उन्हें युद्ध भूमि में लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब इसका निर्णय तो वीर पुरुष को ही करना है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कवयित्री प्रस्तुत पंक्तियों में प्रश्न करती है कि वीरों को बसंत ऋतु कैसे मनानी चाहिए। हिमालय से भी यही पुकार आ रही है, हिमालय भी यही प्रश्न पूछ रहा है, समुद्र भी गर्जना करता हुआ यही प्रश्न पूछ रहा है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, पृथ्वी और असीम आकाश और सभी दिशाएं भी यही प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का बसंत कैसा हो, उन्हें बसंत कैसे मनाना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, बधु बसुधा पुलकित अंगंग, है वीर बेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। मधु का मतलब होता है शहद, अनंग का मतलब कामदेव है, वसुधा मतलब धरती और कंत मतलब स्वामी, स्वामी या पति या प्रिय। ठीक है, तो अब आप देखिए,
फूली सरसों ने दिया रंग। यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि जो सरसों के पेड़ हैं उस पर भी क्या है, पीले रंग के फूल आ गए हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में आ जाते हैं उसमें फूल। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, और मधु मतलब होता है शहद, शहद लेकर आ पहुंचा अनंग। यहाँ पर मतलब ये है कि जो भौरे हैं वो भी फूलों का रस चूस रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है। बधू बसुदा पुलकित अंगंग, बधू का मतलब यहाँ पे वीरांगना से है, जो वीर पुरुष है जो युद्ध करने जाते हैं उनकी पत्नी से है यहाँ पर, मतलब कि वीरांगना। और बसुदा मतलब धरती, पुलकित अंगंग यानी दोनों ही खुश हो रही है। पुलकित का मतलब खुश होना तो होता है कि दोनों ही खुश हो रही है, वीरांगना और धरती। वीरांगना इसलिए खुश है क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है, और धरती इसलिए खुश है क्योंकि पूरा जो नेचर है वो बहुत सुंदर हो चुका है। ठीक है, प्रकृति हमारी बहुत सुंदर हो चुकी है, इसीलिए धरती खुश है वीर बेश में किंतु कंत, लेकिन कंत का मतलब होता है पति। जो वीरांगना का पति है वो तो युद्ध भूमि में जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो किसमें, बेश का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, वेशभूषा, कि उसने तो युद्ध में जाने की तैयारी कर ली है। ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, वही कवियत्री यहाँ पे पूछ रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, वीरों को बसंत ऋतु कैसे मनानी चाहिए। क्या उन्हें युद्ध के लिए जाना चाहिए, उन्हें देश के लिए मर मिटना चाहिए, या फिर उन्हें घर पर रहकर इसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है। अब इसका भावार्थ देखिए, कवयित्री कहती है कि बसंत में सरसों में फूल आ गए हैं, चारों ओर पीली पीली सरसों बिखरी हुई है, भंवरे भी फूलों से पराग लेकर गुनगुन करते हुए प्रसन्न होकर घूम रहे हैं। धरती प्रकृति के कारण और वीरांगना बसंत के कारण खुशी से नाच रही है, परंतु उसका पति बसंत को छोड़कर युद्ध भूमि में जाने को तैयार खड़ा है। वीर पुरुषों का बसंत कैसा होना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न किया है कवियत्री ने। ठीक है, अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सबसे पहले शब्दार्थ देख लिए। कोकिला का मतलब होता है कोयल, और तान भर रही है का मतलब है मीठा राग गा रही है। ठीक है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है ना। मारू बाजा का मतलब है जो युद्ध भूमि में जो बाजे बजते हैं उनसे यहाँ पर मतलब है कि युद्ध भूमि में बजने वाला बाजा। ठीक है। और रंग से मतलब यहाँ पे राग रंग से है जो बसंत ऋतु का होता है, और रण से मतलब यहाँ पर युद्ध से है, और विधान से मतलब यहाँ पर तैयारी से है। ठीक है। और आदि का मतलब होता है आरंभ, स्टार्टिंग। ठीक है। अब इसका देखिए अर्थ। भर रही कोकिला इधर तान, कि बसंत ऋतु में जो कोयल है वो मीठा राग गा रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से मीठी आवाज में कोयल कूकती है। मारू बाजे पर उधर गान, मारू बाजे मतलब युद्ध भूमि में लेकिन बाजे बज रहे हैं उधर। ठीक है, क्योंकि युद्ध की तैयारी हो रही है इसलिए। आगे देखो, है रंग और रण का विधान, कि रंग से मतलब है बसंत ऋतु से, कि इधर तो बसंत ऋतु का रंग है, बसंत ऋतु का आनंद है। और रण का विधान, रण मतलब युद्ध, और उधर युद्ध की, विधान का मतलब तैयारी, की उधर युद्ध की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो इधर तो बसंत ऋतु का आनंद है और उधर कर्तव्य है। एक वीर पुरुष के लिए कर्तव्य क्या है कि उसे युद्ध भूमि में जाना है। तो अब ये दोनों बातें तो भाई विरोधी है ना, तो इसीलिए आगे लिखा है कवियत्री ने कि मिलने आए हैं आदि अंत, कि ये दोनों विरोधी बातें हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आदि और अंत दोनों मिलने आए हो, क्योंकि एक तरफ बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का आनंद है, उसको छोड़कर वीर पुरुष युद्ध भूमि में जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब इसका आप भावार्थ देख लीजिए। कवयित्री कहती है कि बसंत ऋतु के आने पर कोयल ने मीठे गीत गाने शुरू कर दिए हैं, वह वातावरण में मादकता भर रही है, और उधर युद्ध आरंभ होने के बाजे बजने लगे हैं जो सूचना दे रहे हैं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। कवयित्री कहती है कि बसंत के आने पर आनंद मनाने का समय और युद्ध दोनों की एक साथ तैयारी हुई है। बसंत ऋतु का आनंद और कर्तव्य दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों विरोधी बातें हैं। इनका एक साथ आना ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत मिलने आए हो। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए।
कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें शब्दार्थ देख लीजिए। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, पास्ट। मौन मतलब चुप्पी। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो देखिए, कह दे अतीत अब मौन त्याग, कवित्री यहाँ पे कह रही है कि बीते हुए समय से कह रही है कि अब अपना मौन छोड़ दो, अपनी चुप्पी को अब छोड़ दो। त्याग मतलब होता है छोड़ना, कि अब अपनी चुप्पी को छोड़ दो। लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंके का मतलब यहाँ पे लंका से है। तुझ में क्यों लगी, बताओ कि लंका, हे लंका, वो लंका से कह रही कि हे लंका तुम बताओ कि तुम में आग क्यों लगी थी, हनुमान जी ने तुम में आग क्यों लगाई थी। हनुमान जी ने लगाई थी ना, आपने रामायण में देखा हुआ, लंका में आग लगा दी थी। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, जिसमें अर्जुन ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पे कवित्री कह रही कि ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाओ तुम, और तुम वीर पुरुषों को अपने अनुभवों के बारे में बताओ। बतला अपने अनुभव अनंत, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कवित्री कह रही है कि हे लंका और कुरुक्षेत्र दोनों अपने अनुभवों के बारे में वीर पुरुषों को बताओ, ठीक है, जिससे कि उनमें जोश आ सके। ठीक है, अब भाबर देख लीजिए इसका। कवित्री बीते हुए समय से याद दिलाने को कहती है कि हे बीते हुए युग, अब तू अपनी चुप्पी छोड़ तोड़ दे। ए लंका, मेरे देश के इन वीरों को बता दे कि तुझ में आग क्यों लगी थी। है कुरुक्षेत्र, अब तुम एक बार फिर जाग उठो और अपने अनुभव बताओ कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। कवित्री का कहने का भाव यह है कि लंका को आग हनुमान जी ने वीरता धारण करके लगाई थी, ठीक है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जैसे वीर ने पराक्रम दिखलाया था। उसी तरह वीरों को भी वीरता धारण करके स्वतंत्रता के लिए युद्ध में कूदना चाहिए, वीरों में जोश भरने के लिए। ये सब कवित्री लिख रही है, ठीक है। आगे की पंक्तियां देखिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। शब्दार्थ देख लीजिए। देखो बच्चों, जो इसमें हल्दी घाटी आया है, हल्दी घाटी मेवाड़ में एक स्थान है जहां पर राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है। शिलाखंड का मतलब है पहाड़ियों के टुकड़े, और सिंहगढ़ जो है वो दक्षिण में एक ऊंचा किला है जिसे जीतने के लिए तानाजी ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ठीक है। राणा से मतलब यहाँ पे राणा प्रताप से है, स्मृतियां यानी यादें, ज्वलंत का मतलब यहाँ पर है उज्जवल, ठीक है। तो देखो, हल्दी घाटी के शिलागन, कवित्री कह रही है कि हे हल्दी घाटी के पर्वत शिलाओं, हल्दी घाटी के पहाड़ों से वो कह रही है कि हल्दी घाटी के पहाड़ों, है दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, कि हे सिंहगढ़ के दुर्ग, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वे कह रही है कि राणा प्रताप और तानाजी के जो गौरव की उज्जवल यादें हैं ना, उनको देश के वीरों को बताओ कि उन्होंने कितना वीरता का प्रदर्शन किया था। राणा प्रताप जी ने हार नहीं मानी थी अकबर से, अकबर के साथ युद्ध किया था, और तानाजी ने भी बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, ठीक है। वो सिंहगढ़ जीत गए थे किला, पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए कवित्री कह रही है कि तुम हमारे देश के वीरों को बताओ, ठीक है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवित्री कहती है कि हे हल्दी घाटी की पर्वत शिलाओं, हे प्रचंड सिंहगढ़ दुर्ग, आप राणा प्रताप और तानाजी के गौरव के उज्जवल यादों को मेरे देश के नवयुवक वीरों को बताओ कि किस प्रकार राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना को हराया था, और किस प्रकार तानाजी ने सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपना बलिदान किया था। आप बताओ कि वीरों को बसंत कैसे मनाना चाहिए। अब लास्ट की पंक्तियां देखिए। भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जो भूषण है ना, वो रीति काल के कवि थे, वो, ठीक है, वो वीर रस की कविता लिखा करते थे, और वे
छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता में कविता लिखा करते थे। और जो चंद्रवरदाई है ना, वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और दरबारी भी थे। ठीक है, वे कविताएं लिखा करते थे वीर रस की। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, भूषण अथवा कवि, यहाँ पर कवित्री कह रही है कि अब वीर रस की कविता लिखने वाला कोई नहीं है जो वीर सैनिकों में जोश भर दे अपनी कविताओं से। भूषण अथवा कवि, अब भूषण और कवि चंद्रवरदाई नहीं है। ठीक है, बिजली भर दे वह चंद्र, बिजली भरना मतलब जो वीरता पैदा कर दे, ऐसी कोई कविता अब लिखने वाला नहीं है कलम बदी स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, कि अब हमारी जो कलम है ना जिससे कि कविता लिखता है वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारा देश परतंत्र था ना, हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो कवियों को भी इजाज़त नहीं थी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी लिखने की। ठीक है, फिर हमें बतावे कौन हंत, हंत का मतलब है खेद या दुख, कि ये बहुत ज़्यादा खेद या दुख की बात है कि अब ये कोई बताने वाला नहीं है कि वीरों का कैसा हो बसंत। इसका भावार्थ देख लीजिए, कवियत्री कहती है कि आज देश परतंत्र है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय, क्योंकि ये जो कविता लिखी गई है ना वो 15 अगस्त 1947 से पहले लिखी गई है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे बहुत पहले की लिखी गई है ये कविता। ठीक है, नवयुवकों में वीरता जगाने की आवश्यकता है, किंतु हाय आज भूषण और चंद्रवरदाई जैसे वीर रस की कविता लिखने वाले कवि नहीं है जो अपनी कविता द्वारा नवयुवकों में वीर रस जगाया करते थे। आज कोई भी ऐसी कविता लिखने वाला नहीं है जो देशवासियों के नसों में वीरता का संचार करे। इसका कारण यह है कि कवियों की कलम परतंत्र होने की वजह से बंधी हुई है, मतलब वे खुल के नहीं लिख सकते। ठीक है, वे मनचाहा लिखने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसे में कौन बताएगा कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। बस इसी बात का हमें खेद है और दुख है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।